नमस्कार दोस्तों, ज्ञानराही तरुण अकादमी के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो भारतीय न्याय व्यवस्था को पूरी तरीके से बदल देंगे। ये ऐसे अधिनियम है जो संसद में यदि पारित हो गए तो भारत के पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बदल कर रख देंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक बने रहिएगा। आपने कभी ना कभी सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसे हिंदी में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 कहते हैं, उसका नाम तो सुना होगा। इसके अलावा आपने भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी इंडियन पेनल कोड का भी नाम सुना होगा। इसके अलावा आपने भारतीय साक्ष्य अधिनियम का भी नाम सुना होगा। तो इसी को लेकर संसद में बदलाव होने वाला है और इसी बदलाव पर आधारित यह हमारा आज का वीडियो है। संसद के पिछले सत्र यानी मानसून सत्र को 11 अगस्त को भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने इन्हीं 3 अधिनियमों में बदलाव करने के लिए, इन्हें बदलने के लिए 3 नए विधेयक संसद में प्रस्तुत किए थे। चूंकि वो मानसून सत्र का अंतिम दिन था, संसद में वह विधेयक प्रस्तुत हुए। उसके बाद उन पर विचार करने के लिए वह चले गए संसदीय समिति के पास। फिर संसदीय समिति ने लंबी चौड़ी उस पर अपनी सिफारिशें दी और उन्हीं सिफारिशों को देखने के बाद भारत सरकार ने उन तीनों विधेयकों को विड्रॉ कर लिया। और जो हमारा वर्तमान सत्र चल रहा है, जिसे शीतकालीन सत्र कहते हैं, उसमें 11 दिसंबर को 3 नए विधेयक प्रस्तुत किए। अब सबसे पहले बता देता हूं कि किस अधिनियम की जगह कौन सा विधेयक पेश किया गया। तो जो हमारी दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी थी, उसकी जगह पेश किया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। इसके अलावा जो था भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, उसकी जगह पेश किया गया है भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023। और इसके अलावा जो हमारी भारतीय दंड संहिता थी, उसकी जगह पेश किया गया है भारतीय न्याय संहिता 2023। यहां मैं बतला दूं कि फैक्चुअल तौर पर इन तीनों अधिनियमों की धाराओं की कुल संख्या में बदलाव होने वाला है। सीआरपीसी की जगह जो नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आएगी, उसमें 533 धाराएं होंगी। इसके अलावा भारतीय दंड संहिता की जगह जो नई भारतीय न्याय संहिता आने वाली है, उसमें 511 की जगह कुल 356 धाराएं होंगी। इसके अलावा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह जो नया भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 आ रहा है, उसमें 167 की जगह 170 धाराएं होंगी। अब छोटी सी चर्चा इस बात पर कर लेते हैं कि अगस्त में जिन विधेयकों को गृह मंत्री अमित शाह ने प्रस्तुत किया था, उन्हें विड्रॉ करके नए विधेयक लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो संसदीय समिति ने जब उन विधेयकों पर विचार किया तो संसदीय समिति ने बताया कि भाई, इसमें कई सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक है और इसके अलावा लैंग्वेज संबंधी एरर भी इसमें मौजूद है। इसके अलावा अमित शाह ने यह भी कहा कि अगर संसदीय समिति की सिफारिशों को हम मानते हैं तो हमें फिर पुराने विधेयकों में बहुत सारे संशोधन करने होंगे। अतः उन्हीं संशोधनों से बचने के लिए हम नया ही विधेयक प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इसीलिए अगस्त में प्रस्तुत किए गए तीनों विधेयकों को विड्रॉ करके नए विधेयक संसद में प्रस्तुत किए गए हैं 11 दिसंबर को। अब बात कर लेते हैं कि जो हमारी भारतीय न्याय संहिता 2023 प्रस्तुत होने वाली है, जो आईपीसी की जगह लेगी, उनमें कौन कौन से आमूलचूल बदलाव किए गए। हम सारे बदलाव की बात तो नहीं कर सकते, लेकिन आपको मैं मुख्य मुख्य प्रावधान बताने वाला हूं जो बदलने वाले। सबसे पहले बदलाव की बात करें तो आतंकवादी गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए आतंकवाद की परिभाषा को विस्तार दिया गया है और भारत की इकोनॉमिक सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाना और भारत की संपत्ति को, चाहे भारत में हो चाहे विदेश में हो, डैमेज करना एक आतंकवादी कृत्य माना जाएगा। इसके अलावा जाली नोटों के माध्यम से, फेक करेंसी के माध्यम से भारत की मौद्रिक स्थिरता को नुकसान पहुंचाना भी आतंकवादी कृत्य माना जाएगा। और इसके लिए सजा कितनी होगी, तो इसके लिए सजा है दोस्तों डेथ पेनल्टी यानी मृत्यु दंड। इसके अलावा दूसरा बदलाव यह किया गया है कि बिना अनुमति के रेप विक्टिम के नाम को कहीं भी पब्लिश किया जाता है तो ऐसा करने वाले को 2 साल तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता में पहली बार महिला के मेंटल हेल्थ को नुकसान पहुंचाना एक अपराध होगा। यदि पति या उसका कोई रिश्तेदार पत्नी को मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है तो इससे क्रूएलिटी यानी क्रूरता माना जाएगा और भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 के तहत एक दंडनीय अपराध होगा।
और दोस्तों इसके पहले मानसिक प्रताड़ना को लिखित रूप में क्रूरता के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता था, तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि पत्नी को पति या उसके रिश्तेदारों ने मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है या नहीं, इसका फैसला कैसे किया जाएगा? क्योंकि शारीरिक रूप से अगर प्रताड़ित किया जाता है तो वो चोट के निशान दिख सकते हैं, लेकिन मेंटली रूप से अगर किसी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है तो वो दिखाई नहीं देता। तो इसकी क्लैरिटी के लिए इसमें यह कहा गया है कि यदि पत्नी को मानसिक रूप से इस प्रकार प्रताड़ित किया जाता है कि वह सुसाइड अटेम्प्ट करने लगे या अपने शरीर को नुकसान पहुंचाने लगे, तो इसे मानसिक प्रताड़ना माना जाएगा और ये क्रूएलिटी के अंतर्गत आएगा, जो कि एक दंडनीय अपराध है। और इसके अलावा मेंटल इलनेस वर्ड को हटाकर इसकी जगह अनसाउंड माइंड को शामिल किया गया है। दोस्तों भारतीय न्याय संहिता में एक और बहुत बड़ा बदलाव हुआ है कि जो अगस्त में विधेयक पेश किया गया था उसमें पहली बार मॉब लिंचिंग वर्ड का इस्तेमाल किया गया था। मॉब लिंचिंग आप सभी जानते हैं कि अगर एक जगह बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती है और वो किसी व्यक्ति को या व्यक्ति के समूह को घेर कर मार डालती है तो इसे मॉब लिंचिंग कहा जाता है। इसे हम हिंदी में भीड़ द्वारा की गई हत्या भी कह सकते हैं। तो पहली बार अगस्त में पेश किए गए विधेयक में मॉब लिंचिंग शब्द को शामिल किया गया था, लेकिन वहां जब विधेयक पेश हुआ तो मॉब लिंचिंग की न्यूनतम सजा 7 साल थी, उसमें बदलाव कर दिया गया है। जो भारतीय न्याय संहिता लोकसभा में दोबारा प्रस्तुत की गई थी उसमें मॉब लिंचिंग के लिए जो न्यूनतम सजा थी 7 वर्ष, उसको बढ़ाकर आजीवन कारावास किया गया है, जो अधिकतम मृत्यु दंड तक हो सकती है। तो मॉब लिंचिंग को लेकर एक सख्त कदम सरकार का यहां पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों एक बड़ा बदलाव किया गया है, वह राजद्रोह की धारा यानी 124A, जिसके कारण जो है बवाल मचा होता था और सारे विपक्षी सत्ता पक्ष को यानी सरकार को कोसते रहते थे कि सरकार राजद्रोह की धारा का दुरुपयोग कर रही है। उस राजद्रोह की धारा को यानी राजद्रोह के अपराध को सरकार ने समाप्त कर दिया है वर्तमान भारतीय न्याय संहिता से। अब अंत में बात कर लेते हैं कि इन विधेयकों को बदलना क्यों जरूरी था और क्या इनके बदलाव को लेकर कुछ आलोचना हो रही है। तो दोस्तों इन विधेयकों को लेकर आलोचना यही हो रही है कि इतने बड़े लेवल पर पूरे के पूरे विधेयक को बदल देना, जो कि भारतीय आपराधिक न्याय व्यवस्था की रीढ़ माना जाता था, उनको बिल्कुल एकदम से हटा देना, बिल्कुल बदल देना व्यवहारिक तौर पर बहुत ही जटिलता पैदा कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 420 की धारा एक अनपढ़ व्यक्ति को भी पता है कि किस लिए यूज होती है। अब ये 420 धारा ही खत्म हो गई क्योंकि आईपीसी में तो अब कुल 356 ही धाराएं होंगी। तो इस प्रकार पूरी की पूरी व्यवस्था को बदल दिया गया है। तो जो प्रैक्टिस करने वाले हमारे वकील भाई है उनके लिए दिक्कत की बात हो गई है, क्योंकि अब उन्हें प्रारंभ से इन तीनों विधेयकों को पढ़ना पड़ेगा, उनकी धाराओं को याद करना पड़ेगा। लेकिन इसका दूसरा पहलू कि इसे बदला क्यों गया, तो दोस्तों बदलना भी बहुत जरूरी था क्योंकि हमारे देश में अंग्रेजों के द्वारा लागू किए गए कानून लंबे समय से चले आ रहे थे। और आप सभी जानते हैं कि जब अंग्रेजों ने इन कानूनों को बनाया तो उनका उद्देश्य भारतीयों को न्याय प्रदान करने से ज्यादा अंग्रेजों को संरक्षण प्रदान करना था, अपने औपनिवेशिक शासन सत्ता को मजबूती प्रदान करना था। और इसके अलावा अंग्रेजों ने जब वह कानून बनाए थे तो उस समय का सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक हर प्रकार का परिवेश अलग था और कई सारी चुनौतियां जो आज मौजूद है वो उस समय थी भी नहीं। इसीलिए कई सारे प्रावधान उन पुराने कानूनों में शामिल नहीं थे। तो वर्तमान समय में उन कानूनों को प्रासंगिकता प्रदान करने के लिए यदि उसमें बदलाव किया गया है, उनको हटा के नया कानून लाया गया है, तो मुझे लगता है कि इसका हम सभी को स्वागत करना चाहिए। तो दोस्तों ये था भारतीय न्याय संहिता से जुड़े तीनों विधेयकों का एक संक्षिप्त परिचय। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।